अब आज मेरे पास अभी चैनल का नाम बताने का टाइम नहीं है। आपको समझ में आता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो लाइक करिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो मत लाइक करिएगा, मन करे तो कमेंट करिएगा, नहीं तो मत करिएगा, आपकी अपनी इच्छा। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यूपी पीसीएस का 2014 का जो सीसैट का पेपर है, उसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। तो अल्टीमेटली मेरा गोल है कि हर आदमी जो कि पीसीएस की तैयारी कर रहा हो उसका ये 25 क्वेश्चन तो सही हो जाए, और वही मेरा लक्ष्य है। और 2 से 3 वीडियो और बची है। 2014 ये है, इसके बाद सिर्फ 2 वीडियो और बचेंगी, फिर ख़त्म। फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल में आपको इन्हीं 10 वीडियो को 20 बार देखना है, हो गया। और जाइए टॉपर्स कोड पे उसको सॉल्व करके देख लीजिए कि जो आपने रटा है क्या वो सही तरीके से आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, हाँ कि ना, जल्दबाजी तो नहीं हो जा रही है। बस इतना ही से काम। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। अब देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने शुरू से 2022, 21, 20, 18, 19 सब लगा लिए होंगे तो यहाँ बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सीधे सीधे ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। देखिए 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एसर्शन और उनका रीज़न, मतलब एक कथन दिया है और उसका फिर कारण दिया है, आपको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा हाँ ऑब्वियसली, जब तक हम मोटिवेट नहीं होंगे, ये बताओ मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा हूँ, मेरे मन में कुछ इच्छा आएगी तभी तो मैं बातचीत करूँगा ना। और दूसरे लोग एक दूसरे के व्यवहार से भी आगे बढ़ाते हैं, बहुत ज़रूरी है भाई। अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं तो मेरी आपसे बात करने की इच्छा नहीं होगी। तो इसमें क्या होगा, दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। दूसरा आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फैसिलिटेटर। कौन सा एक अवाचिक संप्रेषण सहायक का उदाहरण है। आई कॉन्टैक्ट। अशाब्दिक, देखिए मैं फिर से बता दूं, जब मैं बोलता हूं शाब्दिक तो मैं बोल के पढ़ा रहा हूं ना, मैं जो बोल के पढ़ा रहा हूं वो क्या है, शाब्दिक कम्युनिकेशन, बातचीत। शाब्दिक शब्द बोल रहा हूं ना, ये जो बोल रहा हूं ये क्या है, शाब्दिक कम्युनिकेशन। अशाब्दिक कम्युनिकेशन का मतलब, आपने एक मूवी देखी होगी, उसमें वो मूवी क्या, एक गाना था, एल्बम टाइप का था, उसमें वो लड़का पहले ऐसे आंखें करता है, फिर दूसरे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है। इसका मतलब आंखों से आंखों में ही बातचीत हो जा रही है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, अशाब्दिक कम्युनिकेशन। चलिए लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये हो गया दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है, इन कम्युनिकेशन प्रोसेस में इनकोडिंग मीन्स। इनकोडिंग का मतलब मैंने बताया था एक प्रोसेस होती है। सबसे पहला भाई जो सेंडर रहता है वो इनकोड करता है। वो क्या, इनकोड का मतलब, चूंकि मुझे भेजना है ना, तो सिग्नल्स को कन्वर्ट करेगा न्यूरल इम्पल्स में, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा पाएँ। ठीक है, तीसरा। चौथा आ जाइए, व्हाट इज द कंटेक्स्ट इन द टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। के बीच में कंटेक्स्ट, पिछले साल भी ये पेपर आया था, मैं पढ़ा रहा था आपको, तो कंटेक्स्ट का पिछले साल भी क्वेश्चन आया था। कंटेक्स्ट क्या है, इन्वायरमेंट है। कैसा इन्वायरमेंट, फिजिकल साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट फॉर कन्वर्स, बातचीत के लिए जो माहौल बनता है वही तो कंटेक्स्ट है। हम कह रहे हैं कि मुझे आपसे बातचीत करनी है, क्यों बातचीत करनी है, कुछ तो माहौल होगा, कुछ तो कंटेक्स्ट होगा। मारपीट हुई है, मारपीट के बारे में बात करनी है, तो वो क्या है, कंटेक्स्ट है। फिजिकल हो चाहे वो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो, तो वो क्या है, उसको कहा जाता है कंटेक्स्ट। अगला आ जाइए नेक्स्ट, ये आपको रटना पड़ेगा, पेल्स इफेक्ट। पेल्स इफेक्ट क्या कहता है कि सुपीरियर सपोर्टिवनेस कंबाइंड विथ एडिक्वेट अपवर्ड्स इन्फ्लुएंस। हमेशा जो ऊपरी लेवल के लोग होते हैं उन तक नीचे से ऊपर की ओर मैसेज जाना चाहिए, मतलब छोटा प्रोसेस नीचे से चले और ऊपर की ओर चले। ठीक है, मतलब कि उपर्युक्त ऊपरगामी प्रभाव के साथ साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिता, मतलब ऊपरी वाला जो आदमी है उसको थोड़ा इज्जत देना। एक लाइन में समझिए, वेल्स इफेक्ट कहता है। ठीक है, अगला आ जाइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और उस पर विचार करिए। क्या संप्रेषण के नियम हमें ये बताते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। वेरी गुड, ये कहते हैं, संप्रेषण यही कहते हैं, संप्रेषण में अंतः क्रियाओं की संरचना में समन्वय आवश्यक है। सही बात है, दोनों सही हैं, दोनों एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, 2 स्किल्स एसोसिएटेड विद बीइंग ए गुड लिसनर। अच्छे श्रोता बनने के लिए जो 2 कौशल हैं वो क्या 2 कौशल हैं, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छे लिसनर बनने के लिए 2 कौशल हैं, टू पे अटेंशन, जो बोला जा रहा है उस पर ध्यान से, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, एंड प्रोवाइड फीडबैक। मैं जो वही कह रहा था ना कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, ये बार बार बोल रहा हूँ। एक तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, और ध्यान से सुनने के बाद अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए। तो यही 2 अच्छे सुनने वालों के लक्षण हैं, अच्छे श्रोता के यही 2 लक्षण हैं। और आपके लक्षण मुझे अभी अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कम करते हैं। चलिए, ए टेक्निक दैट माइट बी यूज्ड बाय एक्टिव लिसनर इज टू, एक ऐसी टेक्निक जो एक एक्टिव लिसनर द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिसनिंग। देखिए बातचीत में सबसे ज़रूरी क्या है पता है, एक्टिव लिसनिंग। अगर आप सुनेंगे ही नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो गया।
तो ए टेक्निक दैट माइट बी यूज्ड बाय एक्टिव लिसनर क्या है, पैराफ्रेज द स्पीकर्स वर्ड। मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको आप अपनी भाषा में फ्रेज करिए। मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, आप उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करिए और उसी को फिर समझिए। तो ये है एक इंपॉर्टेंट चीज़। ए मैसेज, कोई जो मैसेज होता है, जो संदेश होता है, वो क्या होता है, संदेश जो होता है वो कॉन्स्पिशियस सिग्नल विच इज एबव नॉइज लेवल। कोलाहल के स्तर, भाई संदेश क्या है, जिसमें कोई बैरियर ना हो, जिसमें कोई नॉइज़ ना हो, वही संदेश है। ठीक है, बस एक लाइन में ऐसा समझिए। तो अगला आ जाइए, इफेक्टिव लिसनिंग क्या क्या इंक्लूड करता है, कन्फर्मिंग वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए मैसेज। मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, अगर आप सही से समझ पा रहे हैं, इसका मतलब मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप सही समझ कब पाएंगे, जब मैं अच्छा पढ़ाऊँगा। तो कन्फर्मिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए मैसेज, अगर कोई मैसेज को आप सही से समझ गए हैं तो आप फिर उसको सही तरीके से वो करेंगे। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको थोड़ा सा, इसके प्रोसेस को आपको रटना क्या समझना दोनों जो है इंपॉर्टेंट है। सम कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस आर गिवन बिलो। आदमी की बातचीत का कुछ अंग नीचे दिए गए हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ देयर ऑकरेंस इन ए कम्युनिकेशन प्रोसेस। बातचीत की प्रक्रिया में इनका सही स्टेप बताइए, इनका सही तरीका बताइए या सही क्रम बताइए। पहला फीडबैक, फीडबैक पहले आएगा क्या, नहीं, पहले क्या होगा, मैसेज आना चाहिए। सबसे पहले बातचीत क्या है, बातचीत में फिर पहले क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए। क्यों, बातचीत, बातचीत के बाद क्या होगा बताओ, नॉइज़ अगर हो रही है तो नॉइज़ होना चाहिए, 2-3 होना चाहिए। अब उस नॉइज़ के बाद आप फीडबैक देंगे तो ये हो गया फीडबैक। मेरे ख्याल से 2-3-1 सी आंसर है इसका। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। ये 2 बार आ चुका है, इसको आपको रटना होगा, बहुत अच्छे से रट डालिएगा। अगला आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ लोग क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, हमारे अंतर्निहित व्यवबोधों को स्पष्ट करता है। निम्न में से कौन हमारे अंतर्निहित व्यवबोधों को स्पष्ट करता है, जो लोगों के व्यवहार की व्याख्या को करने का ध्यान रखता है, जो दूसरों से संप्रेषण करने के समुचित तरीकों को स्पष्ट करता है। अब इसकी हिंदी बड़ी मेरे लिए समझ के बाहर है, इसको याद रखिए एक लाइन में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द टेक्टिक एंड अंडरस्टैंडिंग दैट अलाउ पीपुल। ये नियम कानून की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन रूल। थोड़ा सा देखिए, समुचित तरीकों, जब मैं बात करता हूँ समुचित तरीकों की बात करता है, समुचित तरीकों को कौन स्पष्ट करेगा, कम्युनिकेशन के नियम, संप्रेषण के नियम। ठीक है, अगला आ जाइए, नेक्स्ट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एथिक्स। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एथिक्स जो है वो क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एथिक्स नीति शास्त्र क्या बताता है, इस वर्थ विचारने योग्य है। हाँ भाई, आपसी बातचीत का ये विचारने योग्य है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसको आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब डिसीजन आपको लेना है। देखिए, सूची है, 2 लिस्ट है, एक लिस्ट इधर है, एक लिस्ट उधर, दोनों में आपको मैच करना है। कैसे करेंगे, देखिए एक क्वेश्चन क्या है, 1 हैंड ऑन द बैक ऑफ नेक। कोई आदमी अगर गर्दन के पीछे ऐसे हाथ लगा रहा हो, इसका मतलब वो क्या बताना चाह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई आदमी गर्दन के पीछे हाथ लगा रहा है तो उसका मतलब वो आपकी बात से क्या है, असहमत है। जहाँ तक है, यहाँ ऐसे देखिए, गर्दन के पीछे हाथ लगाना, एक हाथ ऐसे, वो असहमति व्यक्त कर रहा है कि मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। आंखें सिकोड़ना, किसी चीज़ में मतलब आंखें सिकोड़ना, आपकी बात को मतलब अस्वीकृत कर देना, आंखें सिकोड़, क्या बोल रहा है यार, ऐसे बोलते हैं ना, अस्वीकृत करना। नाक से हिलाने का मतलब अतिशयोक्ति की बात करते हैं। और चश्मा उतार कर नीचे रख देना, मैं चश्मा उतार कर नीचे रखते हैं, मैं आपकी बात ही नहीं सुनना चाहता। अरे सुन ही नहीं रहा हूँ, और क्या, खत्म बात। नेक्स्ट आ जाइए, हम दूसरे लोगों से तुलना के आधार पर हमारी राय और योग्यता के मूल्यांकन की प्रवृत्ति जो हमारे समान है उससे तुलना करने की पसंदगी जानी जाती है सोशल कंपैरिजन थ्योरी। दूसरे से जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो उसको सोशल कंपैरिजन थ्योरी के अंतर्गत करते हैं। अगला आ जाइए, फिर से आ गया कथन और पूर्वानुमान। ये क्वेश्चन पीसीएस के फर्स्ट पेपर में भी बहुत मिलेंगे, सेकंड पेपर में भी इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्या है, इस क्षेत्र की परिस्थिति अभी तनावपूर्ण, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़रूरी है। इस क्षेत्र की परिस्थिति अभी भी तनावपूर्ण, अभी भी याद रखिए, ये जब एक एक लाइन पढ़ेंगे ना तो आपको अपने आप अर्थ समझ। इस क्षेत्र की परिस्थिति अभी भी तनावपूर्ण एवं नियंत्रण से बाहर है, ये कथन है। अगला, व्यक्तियों से अनुरोध है कि वो अपने घरों में ही रहें। ये 2 कथन हैं, आपको दिख रहा है ना क्लियरली। अब इन 2 कथनों के आधार पर ये नीचे 3 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट, और आपको बताना होगा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है कि कुछ गंभीर घटनाएं घटी हैं,
ऑब्वियसली घटी हैं। क्यों? इस क्षेत्र, भाई देखिए कथन जो कहा है बस उसी के हिसाब से हमें अनुमान लगाना है। कथन क्या कह रहा है? इस क्षेत्र की परिस्थिति अभी भी, इसका मतलब अभी आगे भी तनावपूर्ण रह सकती है, नियंत्रण से बाहर है। व्यक्तियों से अनुरोध है कि वो अपने घर में ही रहें, इसका मतलब कुछ गंभीर घटनाएं घटी हैं तभी परिस्थिति नियंत्रण से बाहर है। प्लस लोग अपने दफ्तर ऑब्वियसली जाएंगे तो मार दिए जाएंगे या कुछ दिक्कत हो सकती है। नॉर्मल स्थिति जल्दी ही सामान्य हो जाएगी। ये एक बकवास बात है क्योंकि साफ साफ लिखा है अभी भी तनावपूर्ण है, इसका मतलब अभी कोई फिक्स नहीं है। ये कैसे कह सकते हैं कि मामला सही हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो ये तीसरा ऑप्शन नहीं सही होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला और दूसरा। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आप धीरे धीरे इन चीज़ों को समझ रहे होंगे कि कैसे सही डिसीजन। देखिए केवल ऑप्शन 1 और 2 सही है। सही डिसीजन लेने का तरीका, ये कुल मिला के ना कम्युनिकेशन आपको सही डिसीजन लेने का तरीका बताता है और बहुत बढ़िया से समझा देता है। अगला आ जाइए, इन डिसीजन मेकिंग जजिंग ए सैंपल ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड रैंडम लुकिंग अपीयरेंस इज नोन एज। निर्णय लेने में न्याय दर्श का निर्णय समानता और यादृच्छिक लगने वाले के रूप में कहलाता है क्या? रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक, प्रातिनिधिक स्वतः शोध कहलाता है। ये आपको रटना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन सेटिंग ऑफ ए वीक आर्ग्यूमेंट एंड एट्रीब्यूट इट टू समवन एल्स सो दैट यू कैन नॉक इट डाउन। निम्न में से कौन सा एक कमजोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने ताकि आप उसका खंडन कर सकें, उसको स्पष्ट करता है? तो याद रखिए पुतला का तर्क होता है। ये बहुत ज़रूरी है, ये 2 बार आया है पेपर में। पुतला का तर्क आप याद रखिएगा। किसी और के नाम पर, आप पहली बात एक कमज़ोर तर्क दें और उसको किसी और के नाम पर आरोपित कर दीजिए और अपनी बात को सच साबित करने की कोशिश, मतलब समझ रहे हैं? पहली बात आपने कोई अपनी तथ्य रखा, तथ्य आपका कमज़ोर है, मतलब उसमें कोई दम नहीं है, लेकिन आप उसको दूसरे पर आरोपित करके सच साबित करना चाह रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पुतले का तर्क। किसी प्रबंधक के निर्णय लेने की प्रक्रिया के चरण निम्नलिखित हैं, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थापित करिए। ये देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन यूपीपीसीएस का गलत हो गया था, तो उसके लिए मैं सीधे सीधे आपको बता दे रहा हूँ कि एक प्रबंधक जब निर्णय लेता है तो उसके समस्या का सही चरण है, सबसे पहले समस्या को परिभाषित करता है, प्रतिनिधित्व तत्वों की, उसके कौन कौन से फंक्शनल एलिमेंट हैं उसको डिसाइड करता है, फिर ऑप्शन, ये मैं पढ़ा चुका हूँ मेरे ख्याल से, ऑप्शन देखता है, उसके बाद इन ऑप्शन में से उपयुक्त जो बेस्ट ऑप्शन है उसको क्या करता है? ले लेता है। अब अगला आ जाइए, एक क्वांटिटी, ये बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। जब भी हम कहेंगे संख्यात्मक तकनीक, तो संख्यात्मक तकनीक अलग अलग टाइप की हैं। वो डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री क्या होता है पता है? सारे विकल्पों को रखना, उनके पास जो सही है उसको रखिए, जो सही नहीं है उनको हटा दीजिए। ये है डिसीजन ट्री। मतलब जो जो आप, छोटा भी ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है रखिए, इसके भी 2 ऑप्शन है, इसको भी रखिए, इन दोनों के 4 ऑप्शन हो सकते हैं, ऐसे रखिए। ये बोला जाता है डिसीजन ट्री। देख रहे हैं ना, किसी चीज़ के 2 ऑप्शन है, इस एक ऑप्शन के भी 2 ऑप्शन है, फिर एक ऑप्शन के भी 3 है, फिर इसके भी हो सकता है 3 ऑप्शन हो, तो ऐसे धीरे धीरे फाइनल ऑप्शन तक जाना, इसको बोलते हैं डिसीजन ट्री। एक पेड़ टाइप का बन जा रहा है। डिसीजन ट्री में जितने भी संभावित विकल्प होते हैं, ध्यान से इनके संपूर्ण संभावित विकल्प दर्शाता है। तो एक बात एक लाइन में, क्वांटिटेटिव टेक्निक या फिर संख्यात्मक तकनीक का सबसे बढ़िया है डिसीजन ट्री एग्जाम्पल। अगला, all except one of the following are important strategy that a manager can use to create more effective decision making and environment। कौन सा है जो कि एक मैनेजर को लेना? याद रखिए, जब भी मैं एक आदमी को डिसीजन लेना होता है, एक मैनेजर को डिसीजन लेना होता है, तो कौन सा नहीं है ये पूछा है। ये बताइए, मैनेजर किसको? लोगों को ही तो मैनेज कर रहा है ना। अगर सब कुछ अपने हिसाब से ही करने लगेगा, पूरी तरीके से खुद पे ही निर्भर रहेगा, तो क्या वो कभी काम कर पाएगा? ये नहीं है। ठीक है, क्लियर? अगला आ जाइए, नेक्स्ट, ये एक लास्ट है। ए ग्रुप एफर्ट ऑफ जनरेटिंग अल्टरनेटिव आइडिया, ए ग्रुप एफर्ट ऑफ जनरेटिंग अल्टरनेटिव आइडिया दैट कैन हेल्प ए मैनेजर। ए ग्रुप एफर्ट, फिर से देख लीजिए, एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न करे प्रबंधक को सही समस्या। ये मैं 3 बार आ चुका है, 4थी बार पेपर में। देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ, सिर्फ दुनिया का ना कोई भी पेपर हो, एक बात मेरी आप याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी पेपर आपको पास करना हो तो आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला क्या? पहला, आपके पास सिलेबस होना चाहिए, दूसरा आपके पास 20 साल का पेपर होना चाहिए, और तीसरा अच्छी बुक्स होनी चाहिए। बस आप एग्ज़ाम पास कर जाएंगे, कोई माई का लाल फेल नहीं कर सकता। देखिए, यही पेपर में 3 बार आया है, 3 साल के पेपर में। एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो प्रबंधक को समस्या का समाधान हेल्प, ब्रेन होगा कहीं, देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग, मैंने आपको 3 बार इसको पढ़ाया है। अब लॉजिकल रीजनिंग, सिंस इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, तो मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसके बाद बचे हैं 13 और 12।